वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी बताऊंगा क्रोधी फिल्म की मेकिंग की और क्यों वो फिल्म फ्लॉप हो गई। बड़ी एम्बिशियस फिल्म थी और बहुत सारे धर्मेंद्र के जितने फैन हैं उन्होंने कमेंट भी किया था कि हमें जानना है कि क्रोधी के साथ क्या हुआ था। मल्टी मल्टी स्टारर फिल्म थी, बहुत सारे स्टार्स थे उसमें। और इतनी एम्बिशियस फिल्म, इतनी मेहनत हुई उस पर बनाने में, करीब 3.5 साल लग गए थे। और सुभाष घई का नाम भी उसमें जुड़ा हुआ था। तो फिर क्या हुआ था कि 1981 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस को पसंद ही नहीं आई। उसके कई कारण थे। पहले मैं बता देता हूँ कि क्रोधी का आइडिया आया कहाँ से था सुभाष घई को। जब विश्वनाथ बन ही रही थी उसी समय वो सुभाष घई राइटिंग भी करते ही थे, अलग अलग कहानियां भी लिखते थे। तो क्रोधी की कहानी उसी समय उनके दिल से निकली थी। और वो कहानी एक्चुअली, चूंकि बचपन में सुभाष घई बहुत रामायण और महाभारत की कहानियां सुनते थे अपनी माँ से, और वाल्मीकि की कहानी से काफी इंस्पायर्ड भी थे कि कैसे एक डाकू जो है वो रामायण लिख देता है सुधर करके। तो इनके दिमाग में एक उसी तरीके का आइडिया आया कि एक गैंगस्टर की कहानी बताऊंगा। गैंगस्टर होगा जो कि बहुत ही खूंखार है, और फिर वो सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे होते हैं कि वो एक साधु बन जाता है। और फिर जिस गांव में वो साधु बन के जाता है वहां पे जो गांव वाले हैं वो उसे काफी बहुत सम्मान देते, इज्जत देते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि इसका पुराना एक एसोसिएट जो है वो उस गांव में आता है और इसे लगता है कि अब शायद मेरा भांडा फूट जाएगा, तो उसे क्या करना चाहिए। ये बेसिक प्रेमाइस था और क्लाइमैक्स को उन्होंने अभी छुपा के रखा हुआ था। तो सुभाष घई चाहते थे कि इस पे कहानी जो इस पे जो है एक फिल्म बनाई जाए। तो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ तो वो काम कर रहे थे। चीजें थोड़ी उनके साथ खराब हो रही थी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। एक तो वो पंक्चुअल नहीं रहते थे, टाइम पे नहीं आते थे। तो दूसरे ऑप्शन कंसिडर कर रहे थे सुभाष घई कि किसके साथ और काम किया जाए। तो चाहते तो थे कि इस फिल्म का जो मेन लीड जो है, प्रोटैगनिस्ट जो है, वो चाहते थे कि अमिताभ बच्चन अगर इस फिल्म में आ जाए तो मजेदार बात हो जाएगी कि अमिताभ बच्चन और सुभाष घई का कोलैबोरेशन भी हो जाएगा। अमिताभ बच्चन और सुभाष घई की दोस्ती थी बहुत पहले, अर्ली 70s में, जब सब अपना अपना करियर नया नया स्टार्ट कर रहे थे। सुभाष घई को अमिताभ से शत्रुघ्न सिन्हा ने ही मिलवाया था, और उसी समय से तीनों एक दूसरे को जानते थे, हैंग आउट भी करते थे। लेकिन क्या हुआ था कि जब सुभाष घई ने फिल्में बनाना स्टार्ट किया था, कालीचरण और विश्वनाथ जब बन रही थी, उस समय तक अमिताभ बच्चन काफी बड़े स्टार बन गए थे। पोस्ट जंजीर और दीवार और कभी कभी ये सब करके तो सुपरस्टार का स्टेटस उनको मिल गया था। तो सुभाष घई को लगा कि पता नहीं मैं अभी अभी मैं उस मुकाम पे हूँ या नहीं कि मैं अमिताभ को अप्रोच कर सकूं। क्या पता कहीं रिजेक्ट कर दे तो फिर वो एक मेरे लिए एक सेटबैक भी हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं सुपरस्टार को नहीं, लेकिन सबसे स्टेबल स्टार जो है, जिसपे पैसा लगाना सबसे प्रॉफिटेबल होता है, उसको अप्रोच करता हूँ। और उस वक्त धर्मेंद्र जो थे वो सक्सेस की गारंटी थे। मतलब सुपरस्टार स्टेटस उनको नहीं मिला था, लेकिन बहुत सारी हिट फिल्में धर्मेंद्र देते थे। इवन ये कंटेस्ट भी किया जाता है कि जब राजेश खन्ना को लोग बोलते हैं कि इतनी हिट फिल्में दे रहे थे लगातार 69 से लेकर 71 के बीच में, तो ऑलमोस्ट उतनी ही फिल्में धर्मेंद्र की भी हिट हो रही थी। लेकिन धर्मेंद्र को कभी भी मीडिया ने उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जिस तरीके से राजेश खन्ना की बातें होती थी। तो ये सारी चीजें होते रहती थी। तो सुभाष घई ने अप्रोच किया धर्मेंद्र को, और धर्मेंद्र ने कहा कि ठीक है, आइए आप मेरे घर पे कहानी सुनाइए हमको। तो गए वहां पे, चाय पे इन्होंने कहानी इनको सुनाया, सुभाष घई ने धर्मेंद्र को। तो धर्मेंद्र ने कुछ कहा ही नहीं करीब 5-10 मिनट तक। तो सुभाष घई को लगा कि लगता है इन्हें कहानी पसंद नहीं आई। फिर थोड़ी देर के बाद धर्मेंद्र ने कहा कि कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है। अच्छा, उस वक्त क्या था कि उस वक्त तक सुभाष घई के पास प्रोड्यूसर दिमाग में नहीं था कि मैं किसको अप्रोच करूंगा इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सुभाष घई ने कहा कि देखिए, अभी तो मैं सिर्फ, चूंकि ये एक बहुत ही दिल के करीब कहानी है, तो अभी तो मैं सिर्फ एक्टर ही देख रहा था कि किस एक्टर पे ये रोल सूट कर सकता है। तो मैं अभी किसी प्रोड्यूसर से मिला नहीं हूँ, और प्रोड्यूस कोई भी कर देगा। कालीचरण हिट ही हो गई है तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो है कि मेरी फिल्म पे लोग दाव लगाने के लिए तैयार रहेंगे, मैं भी कर सकता हूँ। तो धर्मेंद्र ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई है। तो धर्मेंद्र का ये कहना सुभाष घई के लिए गिफ्ट सा साबित हो गया कि भाई चलो, मैं तो सिर्फ हीरो खोजने आया था, मुझे प्रोड्यूसर भी मिल गया। और चूंकि धर्मेंद्र प्रोड्यूस कर रहे थे तो सुभाष घई को एक सेटिस्फैक्शन भी थी कि चलिए, चूंकि हीरो खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो और भी ज्यादा इन्वॉल्व होकर के इस फिल्म में, इस प्रोजेक्ट पे वो काम करेगा।
तो दोनों की हो गई एग्रीमेंट कि चलिए अब धर्मेंद्र प्रोड्यूस करेंगे, सुभाष घई डायरेक्ट करेंगे इसे, और धर्मेंद्र एक्ट भी करेंगे। तो फिल्म पे काम होना स्टार्ट हुआ, स्क्रिप्ट को और थोड़ा डेवलप किया जा रहा था कि फिर एक दिन धर्मेंद्र ने कॉल किया सुभाष घई को कि ऐसा है कि मेरी फैमिली में, मतलब मेरी दो बहनें हैं, और एक जीजा को मैंने अभी अभी सेट कर दिया है उनके लाइफ में, उनका बिजनेस वगैरह। मैं चाहता हूँ मेरे जो दूसरे जीजा हैं उनको भी मैं फिल्म प्रोडक्शन में उनको स्टैब्लिश कर दूं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस फिल्म को प्रोड्यूस मैं ही करूंगा, लेकिन उनके नाम से ये फिल्म, उनकी कंपनी के नाम से ये फिल्म जो है वो लॉन्च हो। तो सुभाष घई ने कहा कि देखिए, मैं जीजा को तो आपके नहीं जानता, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेरी तो सिर्फ आपसे डायरेक्ट बात हो रही है। तो धर्मेंद्र ने कहा कि डोंट वरी, प्रोड्यूसर मैं ही रहूंगा, नाम सिर्फ उनका रहेगा। तो इस तरह से रंजीत वर्क, जो धर्मेंद्र के जीजा थे, उनको इस फिल्म का प्रोड्यूसर बना दिया गया, और ये फिल्म रंजीत फिल्म्स के बैनर तले फिर ये क्रोधी जो है वो बनी। तो फोन पे तो बात हो गई, उसके बाद फिर इन लोग की मीटिंग कराई धर्मेंद्र ने रंजीत वर्क की और सुभाष घई की। और जो रंजीत जो थे, जैसा सुभाष घई ने बताया कि बड़े एक्साइटेड और बड़े इंथुजियास्टिक किस्म के इंसान थे, चीज़ों को लेके बहुत एक्साइटेड रहते थे। तो जब क्रोधी के बारे में उन्हें उनको बताया कि ये कॉन्सेप्ट है इस तरीके से, तो जैसा मैंने गौतम गोविंदा के बारे में बताया था कि उस वक्त जितने भी प्रोड्यूसर थे, सबको लगता था कि मल्टी स्टारर बनाएंगे और शोले को बीट करेंगे। तो सबका आइडिया यही रहता कि हमें शोले को बीट करना है और शोले जैसी फिल्म बनानी है, बड़े स्टार कास्ट के साथ, और बड़े बड़े लॉन्ग शॉट्स, हेलीकॉप्टर से शॉट लेंगे कि ऑडियंस जो है वो एकदम खुश हो जाएगी देख करके। तो इनका भी एक्साइटमेंट ये था कि इसमें हम कितने सारे स्टार्स को इसमें ले सकते हैं। लेकिन सुभाष घई इसके अगेंस्ट थे। सुभाष घई चाहते थे कि एक धर्मेंद्र जो कि मेन आपके प्रोटैगनिस्ट हैं, और एक जो कि पुलिस ऑफिसर जो इनको चेज कर रहा है, वो दो स्टार्स काफी है। तो शशि कपूर, क्योंकि उस वक्त गौतम गोविंदा ने भी उनके साथ काम कर रहे थे, तो शशि कपूर से बात हुई और फिर वो राजी हो गए। उसके बाद फिर रंजीत साहब ने इसमें बहुत ज्यादा, इसमें इसके कहानी में और इसमें कास्टिंग को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करना चालू किया। सुभाष घई का आइडिया था कि जो फिल्म होगा, जो फीमेल इसमें जो हीरोइन जो थी, तो एक तो मौसमी चैटर्जी, क्योंकि वो भी गौतम गोविंदा में काम कर रही थी, तो उनको ले लिया गया। हालांकि उनकी डेथ हो जाती है जल्दी। जीनत अमान को लिया गया, धर्मेंद्र की एसोसिएट, जो कि जब वो गैंगस्टर होते हैं तो उनके साथ काम करती है, उनको ले लिया गया। तो ये चार पॉपुलर हीरो हीरोइंस इन्होंने, सुभाष घई ने कहे थे कि इनको हम ले लेते हैं, और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनको हम थिएटर से उठाते हैं। थिएटर वाले एक्टर जो भी हैं, एक तो आपका वो पैसा कम लेंगे, और दूसरा कि वो परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगे। तो ये सुभाष घई का आइडिया था। लेकिन जो रंजीत साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हर रोल के लिए स्टार्स चाहिए। तो वो जो एक प्राण का जो कैरेक्टर है, जो दूसरा साधु है, जो कि एक तरह से इसे रिफॉर्म होने में मदद करता है धर्मेंद्र को, तो उसके लिए रंजीत साहब ने कहा कि हम लोग प्राण को ले लेते हैं। प्राण का तो आजकल वैसे भी, मतलब क्योंकि प्राण एक तरह से आइसिंग ऑन द केक होते थे, किसी भी फिल्म में अगर प्राण आ जाते हैं तो फिल्म में ही प्राण आ जाता था, ऐसा कहा जाता था। तो इन्होंने कहा, रंजीत ने, कि प्राण को ले लेते हैं। लेकिन सुभाष घई इसके अगेंस्ट थे कि नहीं, उनका आइडिया था कि कोई थिएटर एक्टर में भी ओम शिवपुरी टाइप को किसी को ले लेते हैं। लेकिन धर्मेंद्र ने कहा कि नहीं यार, प्राण का ज्यादा वैल्यू है, प्राण को ही रखते हैं। तो प्राण आ गए। अब जो एक खराब सा जो गुंडा टाइप का जो विलेन एक और जो था, प्रेमनाथ का कैरेक्टर, उसको जबरदस्ती प्रेमनाथ को इसमें इंक्लूड कराया गया। जो रंजीत साहब थे, उन्होंने कहा कि प्रेमनाथ तो आपके दोस्त हैं और उनको आप इस फिल्म में ले लो। तो सुभाष घई ने कहा कि यार, ये एक गांव का डाकू है, और गांव के डाकू में प्रेमनाथ का जो एक्सेंट है और जो जिस तरीके का वो परफॉर्मेंस देते हैं ना, वो अर्बन सेंट्रिक टाइप का जो कैरेक्टर होता है, उसके लिए वो सूट करते हैं। वो डीएसपी आईजी खन्ना जैसे कालीचरण में थे, तो वो उस तरह के रोल में वो ठीक है, स्टाइलिश टाइप के। लेकिन ये गांव के विलन में वो सही नहीं लगेंगे। लेकिन फिर उनको जबरदस्ती बोल करे कि नहीं नहीं, आप प्रेमनाथ को लीजिए। और वो बार बार कहते थे कि हमें मल्टी स्टारर बनानी है, मल्टी स्टारर, शोले को बीट करनी है। अब प्रोड्यूसर का इतना इंटरफेरेंस रहता था तो फिर क्या ही करते। फिर क्या हुआ कि वो जो दो यंग फेस है, जो आपने देखा है कि इसमें सचिन भी हैं और रंजीता भी हैं, तो वो दो एक्टर्स भी सुभाष घई चाहते थे कि कोई यंग, बिल्कुल ही फ्रेश लोगों को ले, ताकि एक तो वही है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, और दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा उनके टैंट्रम्स नहीं रहेंगे। लेकिन उन दो रोल्स के लिए, क्योंकि उससे पहले अखियों के झरोके से हिट हो गई थी, तो प्रोड्यूसर साहब ने सोचा कि
2 और स्टार्स हमें मिल जाएंगे। तो मल्टी स्टारर का मतलब ही था कि इतने जितने स्टार्स आप इसमें घुसेड़ दो। लेकिन सुभाष घई ने बार बार कहा कि आप जैसे ही आप मल्टी स्टार लेते हो, अब प्रेमनाथ जैसे एक्टर को अगर मैं ले रहा हूँ, तो इनके लिए मुझे फिर अलग से 7-8 सीन्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर के इनका फिल्म में अगर वो प्रेजेंट है तो उनका प्रेजेंस अगर आपको फील कराना है, प्रेमनाथ जैसे एक्टर या प्राण जैसे एक्टर का अगर आपको प्रेजेंस फील कराना है, तो उनके लिए फिर 7-8 अलग सीन्स लिखने पड़ेंगे। क्योंकि पहले जो आइडिया था वो सुभाष जी ने सोचा था कि मैं 2-3 सीन में इन कैरेक्टर्स को निपटा दूंगा, फिल्म छोटी बनाने उनका था कि फिल्म छोटी रहेगी। लेकिन इन सब अब चूंकि इतने सारे स्टार्स ले लिए, तो फिर आपको उनके सीन्स भी अलग अलग तरीके से लिखने होंगे, उनके डायलॉग्स और ज्यादा, क्योंकि उनकी भी अपनी डिमांड होती है। तो फिर सबके लिए अलग अलग डायलॉग्स और उनका एंगल घुसाने के चक्कर में इसकी जो डायलॉग थी, एक तो वो गड़बड़ हो गई और सीक्वेंसेस उटपटांग हो गए। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम हुई, चूंकि अब मल्टी स्टारर बना रहे हो, जैसा मैंने पहले भी बताया कई वीडियोस में कि जब भी आप मल्टी स्टारर बनाते हो तो आपको डेट्स के बहुत इशू होते हैं, खास करके अगर आपके एक्टर सारे एक साथ फ्रेम में हैं। तो हो क्या रहा था कि ये जब की बात है, उस वक्त धर्मेंद्र, चूंकि प्रोड्यूसर तो थे ही, वो नाम भले रंजीत फिल्म्स हो लेकिन प्रोड्यूसर तो धर्मेंद्र ही थे, और धर्मेंद्र के पर्सनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे उस वक्त। उनका हेमा मालिनी के साथ अफेयर चल रहा था और फैमिली में इस वजह से थोड़ी टेंशन थी। तो होता क्या था कि कई बार सेट वेट लग गया, शूट होने वाला है, फिर धर्मेंद्र कैंसिल कर देते थे शूट और फिर पैकअप कर देते थे और पूछने पे बोलते थे कि ये कुछ घर की बात है, घर में कुछ इमरजेंसी है, घर में कुछ टेंशन है। तो इससे क्या हुआ कि जब धर्मेंद्र कैंसिल कर देते थे तो उसके बाद कभी कभी जीनत अमान के डेट्स नहीं मिले, कभी शशि कपूर के डेट्स नहीं मिले। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा दिन लगे इसको बनने में। अच्छा, हेमा मालिनी का जो कैरेक्टर था, जो एक फूलवती करके है, उस कैरेक्टर के लिए भी सुभाष घई ने सोचा था कि किसी लेसर नोन एक्टर को ले लेंगे। लेकिन रंजीत साहब ने कहा सुभाष घई को कि मेरी धर्मपा जी से बात हो गई है, और जो परजाई जी जो है हमारी, परजाई मतलब हेमा मालिनी को कह रहे थे वो, परजाई जी जो है वो इस फिल्म में वो वाला रोल कर देंगी, उनका गेस्ट अपीयरेंस भी हो जाएगा। अब सुभाष घई को लगा कि फिर अब हेमा मालिनी को लेना पड़ेगा, तो फिर हेमा मालिनी के लिए फिर और भी उनके हिसाब से कैरेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। तो सुभाष घई गए धर्मेंद्र के पास। तो धर्मेंद्र से इससे पहले कि वो बोलते कि हेमा मालिनी को मत लो, धर्मेंद्र ने कह दिया कि यार मैं हेमा से मैंने बात किया, हेमा को वो कैरेक्टर पसंद नहीं है, बोला कि ये तो बेकार कैरेक्टर है, उन्होंने मना कर दिया करने से। अब चूंकि हेमा ने मना कर दिया, तो ये बात सुभाष घई को बुरी लग गई कि मेरे लिखे हुए कैरेक्टर को हेमा मालिनी कैसे रिजेक्ट कर सकती है। तो इस बात को इन्होंने ईगो पे ले लिया कि अरे, चाहते तो नहीं थे कि हेमा मालिनी करे, लेकिन जब उधर से होता है ना कि रिजेक्शन कम्स फर्स्ट उस साइड से, तो आपको बुरा लगता है। तो सुभाष घई ने कहा कि एक आप प्लीज मेरी मीटिंग फिक्स करा दीजिए हेमा मालिनी से। तो धर्मेंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आप मिल लेना जा करके। फिर हेमा मालिनी से एक मीटिंग फिक्स हुई, सुभाष घई मिलने के लिए, और सुभाष घई ने उनको बताया कि क्या आपको लगा कि इस कैरेक्टर में क्या प्रॉब्लम है। तो हेमा मालिनी ने कहा कि यार ये कैरेक्टर जो है ना वो दम नहीं है, इसमें मजा नहीं आ रहा। तो फिर सुभाष घई ने उनको ठीक से समझाया कि ये कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या है। तो सुभाष घई ने पूछा, आपने वस्फदत्ता की कहानी सुनी है? तो हेमा मालिनी ने कहा कि नहीं, ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले की बात है, मथुरा में एक तवायफ हुआ करती थी वस्फदत्ता के नाम से। उसे प्यार हो गया था एक बुद्ध के डिसाइपल से, एक साधु था, और वो बुद्ध का भक्त था, उसका नाम था उपगुप्ता। तो इस तवायफ को चूंकि उससे प्यार हो गया था, तो उपगुप्ता को ये तवायफ पसंद नहीं थी और वो उसके एडवांसेस को हमेशा रिजेक्ट करती थी। एक बार क्या हुआ, लेकिन चूंकि ये बुद्ध का भी भक्त है तो इसका भी एक अपना धर्म है कि लोगों की मदद करना, लोगों के बुरे समय में उनका साथ देना। तो एक बार की बात है कि ये जो वस्फदत्ता जो थी, जो तवायफ थी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और गांव में कोई उनकी मदद करने नहीं जा रहा था क्योंकि वो तवायफ थी। तो जो हमारे बुद्ध के जो भक्त थे उपगुप्ता, उन्होंने सारा मर्यादा को ताक पे रख करके उस तवायफ की मदद की, उसका वैध उपचार वगैरह कराया और फिर इस तरह से वो ठीक हो गई। और उसके बाद फिर ये जो तवायफ थी, इन्होंने वो सारा काम अपना छोड़ करके फिर बुद्धिज्म को उन्होंने अपना लिया। तो ये कहानी थी वसुदत्ता और गुप्ता की। और आपका जो कैरेक्टर है फूलवती का, सुभाष घई ने हेमा मालिनी को बताया कि फूलवती जो है वो वही कैरेक्टर है, वही कर्टिजान की जो कहानी, तवायफ की जो कहानी थी, ये आपका कैरेक्टर है। तो जब इस तरीके से सुभाष घई ने समझाया तो हेमा मालिनी हंसने लगी
तो सुभाष भी बोला कि ये लगता है क्या ये कहानी इनको पसंद नहीं आई, तो हेमा मालिनी ने कहा कि यार ये कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हुआ ये है कि धर्मेंद्र ने जिस तरीके से मुझे ये कहानी सुनाया ना, उन्होंने बोला कि एक डाकू है, उसे एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो गया है और फिर वो बुद्धिज्म अपना लेती है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मुझे चूंकि तुमने इस तरीके से मुझे समझाया है कहानी इस कैरेक्टर को, तो अब नाउ आई एम रेडी टू प्ले दिस कैरेक्टर। तो इस तरह से फिर हेमा मालिनी भी रोपिन हो गई। तो अब सोचिए आप कितने सारे स्टार, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी, रंजीता, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ, प्राण, शशि कपूर, धर्मेंद्र और भी कितने सारे जो छोटे मोटे कैरेक्टर आर्टिस्ट तो थे ही। तो आपका जो कैनवास हो गया वो और बड़ा हो गया, वो गौतम गोविंदा से भी बड़ा हो गया। अब इसमें क्या है कि कई सारे सीन्स हेलीकॉप्टर वगैरह के लेने थे इनको, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि जैसा मैंने बताया कि डेट्स का इशू और ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से फिल्म बनने में जो बहुत ज्यादा टाइम लगी, तो 3.5 साल लग गए। तो उसमें क्या हुआ कि सीक्वेंसेस कुछ कुछ जो थे वो किसी किसी में एक्टर जो है वो थोड़े ज्यादा यंग लग रहे थे, बाद में थोड़े ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। वो 3 साल में आपका शक्ल वगैरह चेंज हो जाता है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से अब चूंकि 3 साल में खर्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका था, तो सुभाष घई ने रंजीत जी को कहा कि सर हमें कुछ कुछ सीन्स जो है ना दोबारा रीशूट कर लेने चाहिए, क्योंकि ये फिल्म बनते बनते बहुत टाइम लग गया और आप देखिए कंटिन्यूटी में बहुत फर्क आ रहा है। एक सीन में शशि कपूर यंग लग रहे हैं, एक में थोड़े बूढ़े से लग रहे हैं। तो इसको हमें फिक्स करना होगा, तो हमें कुछ कुछ सीन रीशूट कर लेना चाहिए। लेकिन तब तक क्या हुआ था कि तब तक खर्चा इतना हो चुका था कि जो रंजीत जो थे, वो स्टार्टिंग में तो इन्हें शोले बनाना था, बहुत एक्साइटेड थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तब तक इनकी भी बैटरी डाउन हो गई। वो कहा कि नहीं नहीं भैया, आप कोई इसमें खर्चा वर्चा नहीं कर सकते, तो जैसे उसको आप इसको कंप्लीट कर दो बस समाओ। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत बड़ी डिसजॉइंटेड से फिल्म ये बन गई। तो जब ये कंप्लीट हुआ ना, तो ये करीब 4 घंटे की ये फिल्म हो गई थी। तो फिर इसको छोटा करते 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 इसे करीब 2.5-3 महीने सुभाष घई को इसे एडिट करने में लगा। लेकिन उसमें भी हुआ कि बहुत सारी चीजें जो होती है वो एडिट टेबल पे भी आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि सीक्वेंसेस ही इस तरीके से हो गए हैं कि वो फाइनल प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं निकलेगा। इसीलिए जब फरवरी 1981 में रिलीज हुई, तो एक्सपेक्टेशन तो थी ऑडियंस की बहुत ज्यादा कि इतना बड़ा स्टार कास्ट है तो जाते हैं, लेकिन ऑडियंस को पसंद नहीं आई। अब फिल्म के गाने भी कोई बहुत ज्यादा कमाल के नहीं थे, एक गाना सिर्फ चल चमेली बाग में, वही वाला गाना आई थिंक लोगों को याद भी होगा, इसके अलावा तो किसी को इस फिल्म के गाने भी नहीं याद है। तो ये एक तरीके का पूरा लेट डाउन हो गया। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि चूंकि जब ये फिल्म बन रही थी उसी समय गौतम गोविंदा भी बन रही थी, और इस फिल्म में प्रोड्यूसर का इंटरफेरेंस, और गौतम गोविंदा में भी प्रोड्यूसर ने जिस तरीके से बिहेव किया था, और विश्वनाथ में भी चूंकि रामायण चरित्र कंपनी जो थी पवन कुमार की, उन्होंने भी जिस तरीके से बिहेव किया था सुभाष घई के साथ, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उनको प्रॉफिट में जो जैसा प्रॉमिस किया था प्रॉफिट में शेयर देने का, उन्होंने वो दिया नहीं। जो इस फिल्म की जो क्या आपका जो गौतम गोविंदा फिल्म थी उसके जो प्रोड्यूसर थे, जब जब वो फिल्म बन रही थी, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सुभाष घई की लाइफ में बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। और जब वो फिल्म कंप्लीट हुई थी, तो हुआ था कि जब एक ट्रायल शो उसका रखा गया था, तो उस ट्रायल शो में इनकी मदर को वो फिल्म देखने का मन था, सुभाष घई की मदर को, क्योंकि उस फिल्म का जो एक गाना था, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, वो गाना इनकी माँ को बहुत पसंद था। तो उन्होंने एक ट्रायल शो में कहा, प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट किया कि मेरी माँ को आपकी वो फिल्म देखनी है। तो इन्होंने अपने एक असिस्टेंट को भेजा था कि प्रोड्यूसर को जाके बोलो कि ट्रायल में एक सीट मेरी माँ के लिए रिजर्व कर दे। तो प्रोड्यूसर ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, कोई माँ के लिए सीट रिजर्व नहीं होगा, अभी बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तो असिस्टेंट ने उनको बोला भी कि सुभाष घई डायरेक्टर है भाई इस फिल्म के, उनकी मदर देखना चाह रही है। तो वो जो प्रोड्यूसर थे शिव दसानी, उन्होंने कहा कि अ, सुभाष घई डायरेक्टर होगा, मैं प्रोड्यूसर हूँ, एंड आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, आई ही मे बी द कैप्टन ऑफ द शिप बट आई ओन द शिप। तो ये बात जब असिस्टेंट ने बताई तो सुभाष घई को बहुत बुरी लगी थी। तो हुआ ये कि पवन कुमार ने एक तो इनको इनके साथ प्रॉफिट को लेकर के कुछ गड़बड़ कर दिया, धोखा दे दिया एक तरीके से। जो गौतम गोविंदा के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सुभाष घई को बड़ा नीचा एक तरीके से दिखा दिया, ये बात बोल करके कि ही मे बी द कैप्टन ऑफ द शिप बट आई ओन द शिप। और ऊपर से जब ये क्रोधी बनी, तो इसमें रंजीत वर्क जो थे उन्होंने इतना ज्यादा इंटरफेरेंस कर दिया इस फिल्म में लेकर के, कि जो विजन था सुभाष घई का फिल्म बनाने का, जिस जो जो स्केल पे वो चाहते थे बनाने का, उससे ये फिल्म बिल्कुल ही अलग हो गई। तो जैसा वो सोचे थे वैसी ये फिल्म बनी नहीं, और फिर ये फ्लॉप हो गई।
तो उस बीच में क्या हुआ, इससे एक्चुअली थोड़ी पहले की ही बात है, 78 की ही बात है, जब ये सारी चीजें हो रही थी, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, तभी सुभाष घई को लग गया था कि यार मुझे ना ये, अब मुझे भी शिप को ओन करना चाहिए और मुझे भी अपनी ही कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि मैं ये प्रोड्यूसर जो इतने सारे लोग हैं जो कितना इंटरफेयर करते हैं और दे ट्रीट अस वेरी बैडली, तो मैं अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी क्यों ना खोल लूं और अपने बैनर के तले ही क्यों ना फिल्म बनाऊं। तो उसी बीच में क्या हुआ था कि इनके जो फादर इन लॉ थे सुभाष घई के, अख्तर फारूकी, वो कमाल अमरोही के प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उनसे इन्होंने बात की और बताया कि भाई इस तरीके से प्रॉब्लम है, मैं चाह रहा हूँ कि अपनी फिल्म अपने ही कंपनी के अंडर प्रोड्यूस करूँ। तो उनके फादर ने इनकी हेल्प की, रेहाना के फादर जो सुभाष घई के ससुर थे, और फिर इस तरीके से लेट 70s में मुक्ता आर्ट नहीं, मुक्ता फिल्म नाम से कंपनी स्टार्ट हुई। उसमें इनके फादर इन लॉ ने पैसा लगाया, और उसके बाद जब ये क्रोधी फ्लॉप हो गई, तब फिर सुभाष घई ने अपना पैसा लगा करके फिर मुक्ता आर्ट उसे बनाया, और फिर कर्ज बनी। लेकिन कर्ज भी जो बनी इनकी प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म, वो भी फ्लॉप हो गई थी। तो सुभाष घई ने उस वक्त लगातार 3 फ्लॉप दिए थे, मतलब कालीचरण और विश्वनाथ तो हिट हो गई थी, उसके बाद लगातार 3 फ्लॉप दिए इन्होंने, गौतम गोविंदा, क्रोधी और कर्ज। और फिर थिंग्स चेंज्ड, और फिर जब से हीरो बनी, हीरो के बाद फिर इनका करियर जो है वो अलग डायरेक्शन में चला गया। तो ये थी वजह क्रोधी के फ्लॉप होने की। स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई, मल्टी स्टारर होने की वजह से फिल्म बनने में बहुत डिले हो गया, सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम हुआ, फिल्म जो फाइनल प्रोडक्ट था वो बहुत डिसजॉइंटेड सा लग रहा था, और इतने सारे स्टार्स होने की वजह से सबका इम्पैक्ट उस तरीके से निकल के नहीं आ पाया जैसा कि सुभाष घई ने सोचा था। और कुछ स्टार्स को तो वो चाहते भी नहीं थे लेना, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ा प्रोड्यूसर के कहने पे। तो इन सब की वजह से फिल्म जो है वो अच्छी बनी नहीं, और इसीलिए ऑडियंस को भी नहीं पसंद आई। तो ये थी कहानी क्रोधी की, क्यों फ्लॉप हो गई ये मैंने बता दिया, और इस तरीके से सुभाष घई की सीरीज आज जो है वो कंप्लीट होती है। अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में मैंने जो फोटो दिखाया था वो विरासत मूवी का ही सीन है, और सब लोगों ने सही जवाब दिया। वो वही सीन है जब अनिल कपूर और तब्बू गाड़ी में बैठ के जाते हैं और सामने एक छड़ वाला ट्रक आगे जाते रहता है, फिर अचानक से ब्रेक लगता है और फिर एक्सीडेंट सा हो जाता है। वो बहुत ही खतरनाक सीन था, प्रियदर्शन ने बहुत अच्छे से इस सीन को पिक्चराइज किया था। अब आते हैं आज के क्विज पे। आज ये एक डायलॉग सुनाता हूँ, आपको बताना है किस फिल्म का है। सुनो, मालिक ने तुम्हें बहुत खूबसूरत आंखें दी है, इसका गलत इस्तेमाल मत करो। आई एम टॉकिंग टू यू। ये जो बार बार यू यू करते हो ना, एक दिन हमेशा के लिए यू कर दूंगा। चलिए बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।